मेरी फैमिली मेरी कॉलेज फीस ना किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन निकाल के भरा करती थी। आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो भी एंट्रीज होती थी मैं उनकी रिटर्न तो निकाल लेता था, लेकिन एज़ यूजुअल मैं एसएसबी से बाहर हो जाता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं अपने भैया को बोला कि भैया आप मेरा 1 साल तक का ना केवल रहने और खाने का खर्चा उठा लो और मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम ना निकाल लूँगा। और नतीजा ये था कि साल 2015 के एंड तक मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र पाल है और मैं यूपी के संभल ज़िले के एक छोटे से गांव बहापुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी, पापा और हम 4 भाई हैं। मेरे मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा मेरे खेती करते हैं। दोस्तों, मेरी बेसिक स्कूलिंग 1 से 12 तक की प्रॉपर हिंदी मीडियम में हुई थी, जिसमें मेरा 1 से 6 तक की स्कूलिंग मेरे गांव के ही एक मंदिर से हुई थी और 7 से 12 तक की स्कूलिंग मेरी पास के ही एक चंद्रपाल इंटर कॉलेज से हुई थी। बट मेरे अंदर एक चीज़ ज़रूर थी कि मैं हार्ड वर्किंग था और उस हार्ड वर्क के पीछे कहीं न कहीं इंस्पिरेशन ना मेरे पापा थे, क्योंकि वो खेती में जो मेहनत किया करते थे ना हमारे लिए, मैं बस ये सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पापा को वो मेहनत हमेशा के लिए ना करनी पड़े। मेरी हार्ड वर्किंग का ही नतीजा था कि मैंने 10th में और 12th में अच्छे मार्क्स गेन किए थे और साथ ही साथ मुझे यूपी के एक अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ना बीटेक करने का मौका मिला था। दोस्तों, मेरी लाइफ का फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ना बीटेक 3rd ईयर में आया था। मैं देखा मेरे साथ के सारे लोग, मैक्सिमम मेरा फ्रेंड सर्कल कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि किसी को गेट देना था, किसी को आईएएस देना था, कोई मेडीजी ज्वाइन कर रहा था, कोई ईएस मास्टर ज्वाइन कर रहा था। बट मेरे साथ सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। रीज़न बीइंग कि मेरी फैमिली मेरी कॉलेज फीस के अलावा ना कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रीज़न बीइंग कि मेरी फैमिली मेरी कॉलेज फ़ीस ही बहुत मुश्किल से जमा कर पाती थी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली मेरी कॉलेज फ़ीस ना किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन निकाल के भरा करती थी और जो हमारा मंथली का खर्चा हुआ करता था ना, वो हमें कभी टाइम पे नहीं मिलता था और वो मिलता भी था ना, तो हमें 4 बातें सुनने के बाद मिलता था। तो उस सिचुएशन में मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ, जो मैं सेल्फ स्टडी से निकाल सकूँ। तो मैंने अपनी लाइफ़ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना एनडीए का दिया था। मुझे आज भी ध्यान है, मैं उस एग्ज़ाम का ना रिटन भी नहीं निकाल पाया था। उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि मेरी जीएस और इंग्लिश ना 0 थी। अच्छा, होता क्या है कि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना स्टार्टिंग से 1 से 12 तक मैथ्स, साइंस, पीसीएम इनमें लगे रहते हैं और हम जीएस और इंग्लिश पे तो ध्यान ही नहीं देते। ना ही हमें कोई बताता कि बेटा इनको भी पढ़ लो, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। मुझे आज भी वो टाइम ध्यान है कि मैं बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट ना क्लास 6 की इंग्लिश ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। मैं एनडीए का एग्ज़ाम दोबारा से दिया और इस बार देखा कि मैंने एनडीए का रिटन एग्ज़ाम मेरा निकल गया है। अब बारी थी एसएसबी की। मैं एसएसबी देने गया और मैंने पाया कि मैं एनडीए एसएसबी के पहले दिन ही स्क्रीन आउट हो गया। उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि हम हिंदी मीडियम वालों के पास नॉलेज तो होती है, लेकिन हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम लोगों के वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते कि हम उन बच्चों के साथ फाइट कर पाएँ जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे थे। बहरहाल होता क्या कि मैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो भी एंट्रीज होती थी मैं उनकी रिटन तो निकाल लेता था, लेकिन एज़ यूजुअल मैं एसएसबी से बाहर हो जाता था। अब एक टाइम आता है मेरी लाइफ का कि मेरा एक एग्ज़ाम के लिए ना फाइनल सिलेक्शन होता है और वो था इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी। मेरी फैमिली वाले खुश थे, उनको लगता था कि उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगी है और उनको लगता था कि अब घर की सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। उस मोमेंट पर ना मैंने अपनी लाइफ का एक सबसे टफ डिसीजन लिया था। मैंने डिसाइड किया कि मैं वो सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगा।
रीज़न बीइंग कि मुझे पता चला कि मैं उस जॉब के साथ मेरे जो सपने हैं, मैंने जो सोच रखा है, मैं वहाँ तैयारी के लिए टाइम मैनेज नहीं कर सकता था। बट मेरी फैमिली का ये कहना था कि बेटा आजकल सरकारी नौकरियाँ मिलती किसको हैं? आप इसको छोड़ रहे हो, क्या गारंटी है कि आपको दोबारा जॉब मिलेगी? और मिलेगी भी तो कब मिलेगी? और आप तैयारी करते हो और आपकी जॉब नहीं लगती है तो तुम करोगे क्या? मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत समझाया, लेकिन मेरा माइंड में एक था कि मुझे कुछ अच्छा करना है और मुझे और तैयारी करनी थी। दोस्तों, साल 2014 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो चुका था। अब मैं था एक बीटेक ग्रेजुएट बेरोज़गार इंजीनियर। सिचुएशन ये थी कि मैं अपनी फैमिली से ना अब खर्चे को पैसे भी नहीं माँग सकता था। रीज़न बीइंग कि उनकी वो सिचुएशन नहीं बची थी कि वो मेरा अब कोई भी खर्चा अफ़ोर्ड कर पाते। क्योंकि उनके पास इतना लोन हो चुका था, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी कि उनको वो बियर करनी थी। तो उस मोमेंट पर मैंने अपने बीच वाले भैया को कन्विंस किया। मुझे आज भी वो टाइम ध्यान है कि मेरे बीच वाले भैया की ना प्राइवेट जॉब जस्ट स्टार्ट हुई थी और उनकी सैलरी 8,000 के आसपास हुआ करती थी। तो पता है, मैं अपने भैया को बोला कि भैया आप मेरा 1 साल तक का ना केवल रहने और खाने का खर्चा उठा लो। मैं 1 साल अच्छे से मेहनत करता हूँ और मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम ना निकाल लूँगा। मेरे भैया एग्री हो गए। दोस्तों, मुझे आज भी ध्यान है ना, मैं अपने भैया से केवल 4,000 रुपए लिया करता था। उसमें से 1,500 रुपए मैं अपना रूम रेंट दिया करता था और रिमेनिंग 2,500 रुपए मैं ना अपना मेस का खाना और चाय-पानी का चीज़ें मैनेज किया करता था। दोस्तों, वो 1 साल था मेरी लाइफ़ का, जिसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। पता है मैं उस 1 साल क्या किया था? मैं क्या करता था? खाता, पीता, पढ़ता, सोता, खाता, पीता, पढ़ता, सोता। ये चीज़ें मैं 1 साल किया और नतीजा ये था कि साल 2015 के एंड तक मेरे पास 3 गवर्नमेंट जॉब थी। इसमें पहली थी रेलवे में जूनियर इंजीनियर, दूसरी थी एसएससी सीएचएसएल से डाटा एंट्री ऑपरेटर और तीसरी थी आईबीएसए। दोस्तों, इसमें मेरी सबसे पहली जॉइनिंग रेलवे की आई थी। मेरी फैमिली का कहना था कि अब आपकी जॉब लग चुकी है, आप जॉइन करो, आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है ना, वो आप जॉब के साथ करना। मैंने भी सोचा ठीक है, अब मैं जॉइन करता हूँ, मेरी लाइफ के जो भी सपने हैं, जो मुझे करना है ना, अब मैं जॉब के साथ करूँगा। क्योंकि मुझे फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बियर करनी थी। तो मैं ये चीज़ें देखते हुए फाइनली रेलवे जॉइन कर लिया। दोस्तों, 1 साल की जॉब के बाद मेरे को इतना अच्छे से रियलाइज़ हो गया था कि मैं रेलवे में हमेशा के लिए जॉब नहीं कर सकता था। रीज़न बीइंग, माफ़ करना दोस्तों, मैं किसी डिपार्टमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी ही गलती थी कि मैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऑप्ट कर लिया कि जिसमें मुझे स्टडी के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा डिपार्टमेंट ऑप्ट करना था जहाँ मैं स्टडी के लिए ठीक से टाइम मैनेज कर पाता। बहरहाल जो चीज़ें थी वो हो चुकी थी। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ये कि मैं अपनी खुशियाँ, अपने सपने, सबका गला घोंट के एक डब्बे में बंद करूँ और लाइफ़ लॉन्ग उसको ले जाता रहूँ। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उन सब चीज़ों से फ़ाइट करूँ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन ऑप्ट किया था। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई एक ऐसा एग्ज़ाम फ़ाइट करना था, जिससे मैं एक जॉब ले पाऊँ और दूसरा चीज़ कि मैं एक ऐसी जॉब ले पाऊँ कि वो वेल रेप्यूटेड हो। दोस्तों, साल 2017 का चल रहा था। मैं देखा कि एसएससी सीजीएल 2017 का फॉर्म आया है। मैंने सीजीएल 17 का फॉर्म फिल किया और उसका इंटीमेशन अपने डिपार्टमेंट को दे दिया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे में ना आपकी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते। वो कहने को ही होता है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, आपको कभी भी बुला लिया जाएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 घंटे की होती है। आपको कभी नाइट में भी बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों, उस सिचुएशन में ना तैयारी करना कितना टफ़ होता है, ये आप समझ सकते हो। तो पता है मैं तैयारी के लिए कैसे मैनेज करता था? अच्छा, मेरा जो रूम था ना, मैं उसकी एक दीवार पे अपने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स बना के ना वहाँ पेस्ट कर दिया था। अब पता है मैं क्या करता था? जैसे आप सब लोग क्या है नॉर्मली फ्रेश होने के बाद पेस्ट ना वॉशरूम में करने जाते होंगे। बट पता है मैं क्या करता था?
मैं अपना पेस्ट ना उस दीवार के सामने खड़ा होके करता था। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये चीज़ें मैनेज नहीं करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई सेपरेट टाइम नहीं था कि मैं अलग से उन चीज़ों के लिए दे पाऊँ। तो बहरहाल होता क्या कि मेरे को दिन में कभी भी 5-10 मिनट का टाइम मिल रहा है, मुझे अपना माइंड फ्रेश करना है, तो मैं उस दीवार के सामने खड़ा हो जाता था, सो दैट कि वो चीज़ें मेरी आँखों के सामने से निकल जाएँ। अब पता है मैं सुबह को क्या करता था, मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे मॉर्निंग में ऑफ़िस जाने से पहले ना टियर 1 का एक सेट लगा के जाना है इंग्लिश का, या मुझे कोई जीएस का एक पोर्शन रिवाइज़ करके जाना है। और दोस्तों, मैंने अपना रूम ना, मेरा रूम जो है ऑफ़िस से 10 मिनट की वॉकिंग पे था। अब पता है मैं उस 10 मिनट को कैसे यूटिलाइज़ किया करता था। देखो, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं ना, उनको पता होता है कि जो एमबी पब्लिकेशंस के सेट होते हैं ना इंग्लिश के, उसके स्टार्टिंग में आपको 25 पेज का एक कलेक्शन मिलता है। अब मैं क्या करता था पता है? कि मैं जब भी सुबह ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो मैं उस बुकलेट को पढ़ते हुए जाता था। ऑफ़िस से आ रहा हूँ, तो मैं उस बुकलेट को पढ़ते हुए आ रहा था। क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई सेपरेट टाइम नहीं है इस इंग्लिश के वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सब चीज़ों के लिए। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो मैं उन लोगों से कैसे फ़ाइट करूँगा जो लाइब्रेरी में बैठ के 12-12, 14-14 घंटे इस एग्ज़ाम के लिए दे रहे थे। ड्यूटी के टाइम को मैं पता है कैसे मैनेज करता था? इसे आप सबको पता है कि जो एसएससी का किरण का चैप्टर वाइज़ होता है ना मैथ्स का, मैं उसमें से रोज़ाना 2 पेज फाड़ के ले जाता था। जैसे 25 से 30 क्वेश्चन के लिए मैं 2 पेज फाड़ा, और साथ में एक ए4 साइज़ का पेपर और एक पेन, ये 3 चीज़ें हमेशा मेरी जेब में रहती थी। अब जैसे मान के चलो कि मेरी प्लेटफ़ॉर्म पे ड्यूटी लगी है, तो मैं क्या देखता था कि मेरे आस-पास कोई नहीं है ना, तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करता था। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, तो मैं वो सब नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मुझे जब भी 5 से 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम मिलता, मैं उस टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज़ करता था। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से तैयारी करते हुए ना मैं सीजीएल 17 का टियर 1 7 दिन की छुट्टियाँ लेके दिया था। अब अल्टीमेटली एक प्रेशर मेरे ऊपर ये बिल्टअप हुआ कि अगर आपको उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी लेना है ना किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको उसके मेंस में अच्छा परफ़ॉर्म करना था। और मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए ना अब स्टडी को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी, जो कि मैं जॉब के साथ नहीं दे पा रहा था। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होके ना मैं अल्टीमेटली अपनी कंट्रोलिंग ऑफ़िसर के पास चला गया। मुझे आज भी वो टाइम ध्यान है कि मैं अपने कंट्रोलिंग ऑफ़िसर के सामने ना रो रहा था। मैंने अपने सर को बोला कि सर, मेरा इस जॉब में मन नहीं लगता। ऐसे-ऐसे मेरा सीजीएल का टियर 1 निकल गया है और मेरा मेंस है, मुझे तैयारी करने के लिए ना छुट्टियाँ दे दो। मैं सच कहूँ ना, मेरे जो कंट्रोलिंग ऑफ़िसर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे 45 दिन की छुट्टियाँ जो मेरे अकाउंट में थी उस टाइम पर, वो छुट्टियाँ उन्होंने मुझे सैंक्शन कर दी। दोस्तों, वो 45 दिन की छुट्टियाँ लेके ना मैं टियर 2 देने आया था सीजीएल 17 का। अच्छा दोस्तों, अब मैं पता है क्या किया था? अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं थ्रू आउट मेरी प्रिपरेशन ना, मेरा इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट नहीं था और फेसबुक पे था, तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं उसको डीएक्टिवेट करके रखता था। और व्हाट्सएप की बात आती है ना कि व्हाट्सएप कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि जब मैं छुट्टियाँ लेके आता था ना, तो अपना व्हाट्सएप भी डीएक्टिवेट करके रखता था। दोस्तों, मैं उन 45 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। मैं पता है क्या करता था कि मैं सुबह मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, दिन में चीज़ें रिवाइज़ कर रहा हूँ और रात में मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ और उन मॉक टेस्ट का प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से तैयारी करते हुए फाइनली मैंने सीजीएल 17 का मेंस मेरा फरवरी 2018 में मैंने दिया था। दोस्तों, अब चीज़ आती है कि कुछ चीज़ें ना आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं कि आपकी लाइफ में होना क्या है। दोस्तों, मैं देखा कि मेरा सीजीएल 17 का मेंस ना, उसका पेपर लीक हो गया है और उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठी और मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस एग्ज़ाम पर स्टे लगा दिया था। चीज़ें यहाँ तक आ चुकी थी कि वो एग्ज़ाम कैंसल होके ना दोबारा होगा। बट मेरे पास क्या था? मैं अपना 100% अपने एग्ज़ाम को दे चुका हूँ ना। मैं उस एग्ज़ाम पे अपनी छुट्टियाँ एग्ज़ॉस्ट कर चुका हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा था ना उस चीज़ के लिए।
बहरहाल अब ये था कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से टोटली बाहर थी, तो लेकिन उस सिचुएशन में मैं कुछ कर तो नहीं सकता था ना। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एग्ज़ाम को मैं साइड में रखता हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा टाइम आने पे। मैं अपने अगले एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, सीजीएल 18 के टियर 1 को मैं सेम तरीके से तैयारी करते हुए मैंने सीजीएल 18 का प्री दिया और टियर 1 में मेरा स्कोर था 183 आउट ऑफ 200, जो कि एक अच्छा स्कोर था। आप उस एग्ज़ाम में तब तक श्योर नहीं हो सकते जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाए। तो इन रीज़न के चलते मैंने सीजीएल 19 का भी फॉर्म फिल किया था। तो दोस्तों, अब वापस उस एग्ज़ाम पे चलते हैं जो कोर्ट में लटका हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एग्ज़ाम से 1 साल बाद स्टे हटाया और एसएससी को बोला कि आप इस एग्ज़ाम का प्रोसेस आगे कंटिन्यू कराओ। दोस्तों, हमारा एसएससी सीजीएल 2017 का टियर 2 का रिज़ल्ट आया, मेरा टियर 2 क्वालीफाई हुआ। टियर 3 का रिज़ल्ट आया, टियर 3 क्वालीफाई हुआ और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। और दोस्तों, एक दिन आता है अल्टीमेटली मेरी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, और वो दिन था 15 नवंबर 2022। वो दिन था मेरा सीजीएल 17 का फाइनल रिज़ल्ट। दोस्तों, मैं देखा कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम था। वो मोमेंट मेरी लाइफ़ का एक ऐसा मोमेंट था ना कि मान के चलो, जो जिस बोझ के तले मैं न जाने कितने साल से चल रहा था ना, वो बोझ मेरे सर से हट चुका था उस टाइम। दोस्तों, अब मेरी लाइफ़ का एक और इम्पोर्टेंट दिन आता है कि जो सीजीएल 18 मैंने रेलवे में रह के दे रखा था ना, उसका रिज़ल्ट आना पेंडिंग था। अब वो इम्पोर्टेंट दिन था मेरी लाइफ़ का 1 अप्रैल 2021। वो दिन था मेरी लाइफ़ का कि सीजीएल 18 का फाइनल रिज़ल्ट आया उस दिन, और मैं देखा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल एक्साइज़ इंस्पेक्टर के लिए। दोस्तों, वो मोमेंट था मेरी लाइफ़ का कि मेरे को अपना सारा स्ट्रगल ना 1 सेकंड में ध्यान आ गया था, जो मैं रेलवे में रह के किया था। दोस्तों, वो मोमेंट मेरी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों, सीजीएल 18 से मुझे फाइनली एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था चंडीगढ़ ज़ोन में, और सीजीएल 17 से मैं वर्किंग था भोपाल में। दोस्तों, सीजीएल 18 से ना मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर चंडीगढ़ में जॉइन किया था, चंडीगढ़ ज़ोन में जॉइन किया था। अब मैं अपनी लाइफ़ से खुश था, मेरी फैमिली वाले खुश थे। मुझे जो लाइफ़ में अचीव करना था ना, मैं कहता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, वो मेरी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, इन सब चीज़ों के चलते-चलते मेरी लाइफ़ का एक और इम्पोर्टेंट दिन आता है, और वो दिन था 8 अप्रैल 2022, और वो दिन था सीजीएल 19 का फाइनल रिज़ल्ट। दोस्तों, मुझे सीजीएल 19 से भी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था, लेकिन इस बार मुझे अपना होम स्टेट मिला था। तो दोस्तों, ये जो मेरा सफ़र था, जो न कहीं 2012 से शुरू होके 2022 में जाके कंप्लीट हुआ है। अगर मैं उस सफ़र के बेसिस पे अगर आपको कुछ भी बोलूँ, तो मैं आपको सिंपल सा इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कुछ लाइफ़ में करना है, तो आप कंसिस्टेंट रहना चीज़ों के लिए, कभी पीछे मत हटना। और दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ़ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आएँगे जिस पर आपको टफ़ डिसीज़न्स लेने होंगे, और वो टफ़ डिसीज़न्स लेते टाइम ना आप केवल अपने दिल की सुनना, कि क्योंकि होता क्या है कि कुछ डिसीज़न्स ना हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, कि हम ही उसको जज कर पाते हैं ना कि वो डिसीज़न हमारे लिए सही है या गलत। सोसाइटी क्या सोचेगी उसकी टेंशन कभी मत लेना। सोसाइटी कुछ नहीं होती, सोसाइटी ये वो लोग होती है कि जो केवल आपके पॉइंट्स देखते हैं, जिनके बेसिस पे वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकें। दोस्तों, अब मैं अपनी लाइफ़ का ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जब मैं रेलवे में तैयारी कर रहा था ना, तो एक सज्जन थे, माफ़ करना मैं उनके एज़ इट इज़ वर्ड आपको बता देता हूँ। वो पता है मेरे से क्या करते थे? कहते थे, "बेटा जितेंद्र, ये डिपार्टमेंट एक ऐसा जंजाल है ना कि यहाँ पर तुम जैसे न जाने कितने लोग आए और तैयारी किए, वो यहीं के होके रह गए, कोई बाहर नहीं निकल पाया।" दोस्तों, वो मोमेंट था और आज का दिन है। मैं उस मोमेंट पे कुछ कर तो नहीं सकता था ना, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं चीज़ें कंसिस्टेंट रखा और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, इस पूरे सफ़र में अगर मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ ना,
तो वो मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर थे, क्योंकि अगर वो मेरी सिचुएशन नहीं समझते और मुझे पढ़ने का मौका नहीं देते, तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता। अब मैं अपनी लाइफ़ की ना कुछ चीज़ें आपके सामने बताता हूँ। जैसे हम लोग सारे लोग जो तैयारी करते हैं ना, तो हम लोगों की लाइफ़ में कुछ ना कुछ फ़ेज़ ऐसा आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम पता है मोटिवेशन के लिए क्या करता था मैं, कि मैं जो स्टॉक्स की वो वीडियो देखा करता था कि जिसमें लोग अपने स्ट्रगलिंग फेज़ की स्टोरी ना हम लोगों को सुनाया करते थे। तो उन चीज़ों से मोटिवेट होके हम पता है क्या सोचते थे कि काश एक दिन हमारी भी लाइफ़ में वो दिन आए कि हम अपनी लाइफ़ की स्टोरी सभी लोगों को बता पाएँ। दोस्तों, वो दिन था और आज का दिन है। अगर मैं सच कहूँ तो ये केवल और केवल भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और साथ ही साथ मैं जोश टॉक टीम्स का दिल से थैंक यू अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे अपनी कहानी शेयर करने का मौका अपने प्लेटफ़ॉर्म पे दिया। तो थैंक यू दोस्तों। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।